स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। लास्ट क्लास का टॉपिक बताओ यार जरा बच्चों। क्या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पढ़ा दिया था कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाना है, ठीक है। हाँ चलो बच्चों, तो फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कॉमा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कॉमा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट तो पढ़ा चुका हूं ना, तो इसके क्वेश्चन हटा देता हूं। कौन है भाई? हाँ भाई, चलो चीजों को चालू करें। सब लोग आ गए हो? चलो, तो देखो बच्चों, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए एक काम और, वो मैंने मंगवाया है। एक्चुअल में जो उसमें एमपीएस पढ़ा है उसके नीचे आंसर की नहीं है, तो उसके नीचे पहले आंसर की चिपकवा दूं, नहीं तो तुम क्वेश्चन करोगे आंसर कहाँ से ढूंढोगे। तो मैंने क्या किया है, बोल दिया है, तो एमपीएस के नीचे आंसर की लग जाएगी, आरपीएस के नीचे आंसर की लग जाएगी, वो पीडीएफ आपको दूंगा, तो आप क्वेश्चन करोगे तो आंसर मिला पाओगे। नहीं तो क्या है, एमपीएस अलग है पीडीएफ, और आंसर की सोल्यूशन की पीडीएफ अलग है। दोनों डलवाएंगे तो एक चैप्टर में 10 10 15 15 पीडीएफ होंगी, तो फिर ढूंढने में दिक्कत हो जाएंगी कहीं कुछ, तो वो एक ही पीडीएफ में करा दे रहा हूँ कि जिस पीडीएफ में क्वेश्चन हो उसी पीडीएफ में उसकी आंसर की भी हो। तो वो मैंने कल बोल दिया था, अब तक आ भी गई होंगी हो सकता है, नहीं अभी तो नहीं आई है। तो जैसे ही आ जाएंगे वैसे ही डाल दूंगा और नंबर डाल दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, देखो आज फ्राइडे है, तो जिसका जिसका नमाज का टाइम होता जाए और उसको जाना हो तो अपने आप चले जाना, वापस आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि फ्राइडे है आज। हाँ ठीक है, हाँ, और मुझे जब भी फ्राइडे हो याद दिला देना। तो मैं एक बार बता भी दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे बेचारे संकोच बस सोचते कि जाऊं कि ना जाऊं, सर पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कैसे बोलेंगे, है ना। तो आप मुझे बता नहीं मुंह से, हाँ, तो नहीं मतलब मुंह से ही बोलेंगे, मतलब बच्चे बेचारे, तो उनको होता है कि क्या बोला जाए सर से। ठीक है,
तो आप लोग अपने आप आराम से निकल जाओ और अपना पढ़ के वापस आ जाओ, क्योंकि क्लास लंबी होती है, 2 घंटे की होती है। हाँ, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, अब इस पर डिस्कशन करते हैं। देखो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है, यहां से हम लोग चीजों को उठाएंगे, तो जरा गौर से सारे बच्चे समझेंगे। देखिए, जैसे ये वाटर है, अब मैं कह रहा हूं वाटर में आपको निकालना है परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के मास का कितना परसेंटेज है वाटर में, है ना। तो ये बात कैसे निकालनी चाहिए, हाइड्रोजन एटम के मास का कितना परसेंटेज है वाटर में। तो यार कोई मास तो तुमने दिया नहीं है, निकाले कैसे। तो ये माना जाता है कि मॉलिक्यूलर मास में निकालना है। यदि कोई मास नहीं लिखा जा रहा है तो आप उसके किस में निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास में निकालोगे। तो अब वाटर में देखो क्या होता है, 2 हाइड्रोजन का मास होता है, 16 इसका होता है, टोटल मिलके 18 होता है। तो भाई जिसका मास परसेंटेज निकालोगे उसका मास ऊपर रखोगे, और ये आप ऐसा करते हो। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, इन बच्चों ने 10-10 रुपए मुझे दिए, वही तो मैं कह रहा हूं, दे तो। अब आगे अगला स्टेटमेंट तो तब पास होगा ना जब देंगे। तो इन बच्चों ने 10-10 रुपए मुझे दिए, मैंने अपनी तरफ से 20 रुपए जोड़े, टोटल 50 रुपए हो गए। 3 लोगों ने दिए, ठीक है, और 20 मैंने लगा दिए, 50 हो गए। अब कहा गया कि मेरे पैसे का परसेंटेज कितना है, तो कैसे निकालोगे, मेरे पैसे ऊपर लिखोगे 20, नीचे 50 इंटू 100, तो ये 40% आ गया। तो जिसका परसेंटेज निकाल रहे हो उसको ऊपर लिख रहे हो, जिसमें निकाल रहे हो उसको नीचे लिख रहे हो, इंटू 100। तो यहां पर भी यही करना है, आपको किसका परसेंटेज निकालना है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मास ऊपर। अब किसमें निकालना है, वाटर में, तो वाटर का मास नीचे, इंटू 100। अब कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ स्टेटमेंट दिया है कि मास परसेंटेज आप हाइड्रोजन निकालो, तो किसमें निकालेंगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट में। तो हाइड्रोजन का मास, तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कह रहा है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन कितना है वाटर में, 2, और ये कितना है, 18। अब हम लोगों ने कट्टम काट खेल लिया, देखो जरा कितना आ रहा भाई, 11.11, है ना। ये देखो आगे, ये निकला मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, क्लियर है। अच्छा देखो, इसी चीज को थोड़ा और घुमाते हैं, मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये कर रहा हूं, आप इसको छापो चाहो ना छापो। अब देखो, मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया कि यार कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन, ठीक है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन 180 ग्राम वाटर। 180 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है। अब देखो मास दिया जा रहा है, क्या मॉलिक्यूलर वेट में कह रहा है, नहीं, छापो नहीं, है ना, मॉलिक्यूलर वेट में नहीं कह रहा है। अब वो खुद मास दे रहा है कि 180 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना है। तो यार फार्मूला तो यही है, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन, और मास ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड का मास दिया है, जब नहीं दिया जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट में निकालोगे, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब जरा देखिए, जब 18 ग्राम वाटर था तब 2 ग्राम हाइड्रोजन था, तो 180 ग्राम में हाइड्रोजन कितना होगा। तो हमको निकालना पड़ेगा कि भाई 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, जब 18 ग्राम वाटर है तो हाइड्रोजन 2 ग्राम है, तो 180 ग्राम में कितना होगा, 20 ग्राम होगा। तो मास ऑफ हाइड्रोजन है 20, ये है 18, 180। देखो आप क्या आंसर आ रहा है,
चेक करो, यही आ रहा होगा। अब मैंने ये क्वेश्चन कराया, इसके पीछे रीजन क्या है, मैं ये बताना चाहता था कि आप अच्छे से देखो, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फिक्स है। मालिकुलर वेट में निकाला तो भी वही आया, 180 ग्राम में निकाला तो भी वही आया। मास अलग अलग है, हाइड्रोजन यहाँ 2 ग्राम था और यहाँ 20 ग्राम है। कंपाउंड यहाँ 18 ग्राम था, यहाँ 180 ग्राम है, मगर मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फिक्स है। तो अब दिमाग में ये बात बैठानी है कि मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किसी भी कंपाउंड का उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। देखो, आप अमाउंट चेंज कर रहे हो मगर परसेंटेज चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज होगी। 20 ग्राम, 2 ग्राम, मगर परसेंटेज फिक्स है। ये देखो, तो किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज हमेशा कंपाउंड में फिक्स रहता है। तो वो किसी भी मास में पूछे, आप मालिकुलर वेट में निकाल दिया करो, क्योंकि मालिकुलर वेट में कैलकुलेशन इजी होती है ना, जल्दी निकल आता है। और किसी भी मास में निकालना देखो कितना टफ होता है। अब किसी भी मास में निकालने में देखो कितना टाइम लगा, और इसमें हम 10 बार गलतियां कर सकते हैं। क्यों? हो सकता है बहुत सारे बच्चे हाइड्रोजन का मास ही गलत निकाल दें। ठीक है, तो आप क्या करो, यदि वो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है तो बस उसके मालिकुलर वेट में निकाल दिया करो। जो मालिकुलर वेट में होगा वही किसी भी मास में होगा जिसमें वो पूछ रहा होगा, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं उसमें। क्यों? कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। तो हम अपनी कैलकुलेशन इजी की ओर जाएंगे, हम क्यों क्वेश्चन को टफ करेंगे, हमें तो पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। तो मालिकुलर वेट में निकाल दोगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आया कि किसी भी एलिमेंट का मास कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज कंपाउंड में फिक्स होता है। मास फिक्स नहीं होता है, परसेंटेज फिक्स होता है। मास फिक्स नहीं है, परसेंटेज फिक्स है ना। तो किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज फिक्स होता है कंपाउंड में। तो अब हमें क्या है, उसके मास से लेना देना नहीं है, वो किस में पूछ रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। हम मालिकुलर वेट में निकाल देंगे, क्योंकि मालिकुलर वेट में निकालना सबसे आसान होता है। जैसे ये देखो, मालिकुलर वेट में कितना आसान था निकालना। तो पहला पॉइंट हमारे दिमाग में आया कि मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कांस्टेंट वैल्यू एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। कितना मास कंपाउंड का लेते हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। 18 ग्राम लो चाहे 180 ग्राम लो चाहे जो लो, परसेंटेज उतना ही आएगा। ये बात क्लियर है। तो बस इस बात को बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो अब हम पहले ये पॉइंट छापते हैं सीएसडी में कि भाई ये बात अब ध्यान रखनी है। तो अब हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं करूंगा ही नहीं, ऊपर वाले से ही आंसर निकाल दूंगा। अब मैं इसको थोड़ी सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये टफ है कि पहले 18 ग्राम में 2 है तो 180 में निकालो जाके। हम क्यों निकालेंगे, 18 में 2 है बस उसी से निकाल देंगे, वो तो फिक्स ही होता है। तो अब मैंने ये बात सीएसडी में चिपका दी कि भाई अब ये बात हमें, ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है? मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड mass percentage of element in compound is constant and does not depend upon mass of compound। आप उसका कोई भी मास लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसका यदि क्वेश्चन बनाना है तो देखो, मैं क्वेश्चन कैसे आप आपको देने के लिए बनाता हूं। देखिए, मैंने कहा, देखिए इस तरह से, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इन 10 ग्राम H2SO4 is X
then calculate mass percentage of sulfur in 357.98 ग्राम H2SO4। ठीक है, ऑप्शन 9.8x, ऑप्शन 7.23x, ऑप्शन x%, नन ऑफ दीज। अब देखने में क्या लग रहा है यार, कितना बवाली क्वेश्चन दिया है, डिजिट दिए हैं, पूछ रहा है H2SO4 में x 10 ग्राम में x% है, अब इतने मास में कैसे निकालेंगे यार, है ना। तो लग रहा है कुछ टफ क्वेश्चन है, फर्जी है यार, किसी में भी दिया हो क्या फर्क पड़ता है, कितना आएगा x, अमाउंट से डिपेंड ही नहीं करता है। तो 10 में पूछो या लाख में पूछो या 50 में पूछो या किसी में पूछो, वैल्यू उसकी फिक्स है मास परसेंटेज की, तो बस आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। यदि करने पे आ गए तो तुम्हारे लिए पहाड़ टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, टफ हो जाएगा, तब तुम्हारे लिए टफ क्वेश्चन हो जाएगा कि हाँ यार ये टफ क्वेश्चन है। क्यों, सल्फर का मास पहले जुगाड़ो, फिर H2SO4 का मास तो दिया है, फिर दोनों के मास को डिवाइड करोगे क्योंकि x के टर्म में निकालना है, तो बड़ा क्वेश्चन है और डरावना भी है कि यार नहीं टफ क्वेश्चन आया था। और यदि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो टफ नहीं है, रद्दी क्वेश्चन है। 10 में निकालो या इतने में निकालो या किसी में भी निकालो, वैल्यू उसकी फिक्स है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, ये बात हो गई। अब वापस CSD पे आते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पॉइंट समझो, जिसका भी मास परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखना है और जिसमें निकालना है उसको नीचे रखना है। और परसेंटेज की बात की जा रही है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। तो देखो, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो जिसका भी मास परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर डाल दोगे, नीचे जिसमें निकालना है इनटू 100। जनरली किस में निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट में, तो हमेशा नीचे मॉलिक्यूलर वेट होगा, ऊपर क्या होगा, जिसका मास परसेंटेज निकाल रहे हो उसका मास, टोटल उसका मास। इतनी बात क्लियर है। ये फार्मूला अभी कराएंगे भी क्वेश्चन। अच्छा, अब गौर से मेरी बात को समझिएगा। यदि कोई कहता है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताओ, क्या बताओ, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, इसका मीनिंग क्या है। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मीनिंग होता है कि वो एलिमेंट उस मॉलिक्यूल में एक है। भाई मिनिमम कितना हो सकता है कोई एटम किसी मॉलिक्यूल में, एक है कि नहीं। और यदि एक की जगह 0 है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल उस एटम का है ही नहीं। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आने का मतलब होता है कि यार वो एटम उस मॉलिक्यूल में एक है, वो एटम उस मॉलिक्यूल में कितने, एक है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की मीनिंग हुई एटम कितना है, एक है, वो एटम उसमें एक होगा। जैसे कहा जाए कि यार सल्फर का, सल्फर H2SO4 में सल्फर एटम होता है और H2SO4 का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताओ, इसका मतलब उसमें सल्फर एक ही है। अब H2SO4 का तो फार्मूला जानते हो, इसलिए तुम्हें तो पता ही है। सर क्या कह रहे हो, एक होता है, हमें खुद पता है, कहां बवाल काटे हो आप। मैंने कहा अच्छा अब इसमें बताओ। मैंने कहा भाई एक काम करो, थायो थायो सल्फ्यूरिक एसिड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताओ। अब थायो सल्फ्यूरिक एसिड में कितने सल्फर होते हैं नहीं पता है, मगर अगर मिनिमम लग गया तो इसका मतलब सल्फर एक होगा। वैसे थायो सल्फ्यूरिक एसिड में एक नहीं होते क्योंकि उसका फार्मूला होता है H2S4O6, है ना। तो ये है। तो आपको जब भी मिनिमम देगा तो ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूलर कोई नोन वाला होगा, इंजाइम टाइप का होगा, हीमोग्लोबिन टाइप का होगा, जिसका फार्मूला आपको ना पता हो। क्योंकि फार्मूला ही पता है तो मॉलिक्यूलर वेट तो 2 सेकंड में निकाल देंगे, फिर क्वेश्चन टफ कैसे बनेगा।
तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो क्या मानोगे, उस एटम को उस मॉलिक्यूल में कितना मानोगे, 1। क्लियर है? अच्छा, नहीं नहीं प्रभु, एक ही रहेगा। यदि वो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कह रहा है तो इसका मतलब एक है, यदि एक से ज्यादा है तो वो मिनिमम की बात ही नहीं करेगा ना, वो कहेगा मॉलिक्यूलर वेट निकालो। यदि वो लिख के दे रहा है, इसका मतलब वो सिंबल दे रहा है कि नंबर ऑफ एटम एक है, इसका मतलब ये हुआ। यदि वो कह रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालो, इसका मतलब वो तुम्हें ये बता रहा है कि ये एटम इस मॉलिक्यूल में एक है। ठीक है ना? अभी आएगा, एक क्वेश्चन है, तभी मैंने ये पॉइंट लिखा है। अब जरा एक और बात देखो, ये फार्मूला लगाना कहाँ है और कैसे निकालना है, तो गौर सुनिए। परसेंटेज देके कुछ भी पूछ रहा हो, कोई मतलब नहीं है क्या पूछ रहा है, परसेंटेज देके कुछ भी पूछे क्वेश्चन में, तुम बस इस फार्मूले को सेट करने की कोशिश करना। बुकों में अलग अलग मेथड से अलग अलग क्वेश्चन लगा है, मगर वो सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब इस पॉइंट को याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। क्या? फिर अभी हम लोग लगाना भी शुरू करेंगे क्वेश्चन। परसेंटेज देकर कुछ भी पूछता है, कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी पूछा जाए, आप फार्मूला पुट करने की कोशिश करो। आप इस बात पे मत जाना कि नहीं यार इसका सोल्यूशन तो यहाँ अलग दिया है, यहाँ अलग दिया, वहां अलग दिया। वो पता नहीं क्यों सोल्यूशन दिया है, मुझे भी नहीं पता। आपका काम बस ये है, कुछ भी पूछ रहा हो हम इसी से सॉल्व कर देंगे सेकंडों में, एक ही लाइन में। आप भी इसी से सॉल्व करोगे, कैसे करना मैं धीरे धीरे सिखाता चला जाऊंगा। ठीक है? आप बस दिमाग में ये याद रखो, परसेंटेज देके कुछ भी पूछने की कोशिश कर रहा है तो बस ये चिपकाना है, अब इसको चिपकाना बस सीखना है ना? और चिपकाना कैसे, जिसका परसेंटेज दिया गया उसको ऊपर फेंक दिया, जिसमें दिया गया उसको नीचे फेंक दिया, इंटू 100। कैसे चलेगा? चलो अब खेल खेलते हैं, अब खेल खेलते हैं, सीधा पीवाईक्यू से उठाते हैं। ठीक है? अब पढ़ो भाई, भाई बातें कर लियो, पढ़ो। परसेंटेज ऑफ सिलेनियम इन, ठीक है, पर ऑक्सीडाइज एनहाइड्रेज एंजाइम। अब देखो बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसको पता है यार एंजाइम का फार्मूला? इज 0.5 बाई वेट, किसका परसेंटेज दिया है? सिलेनियम का। इसका मतलब ऊपर किसको फेंकना है? सिलेनियम को। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ peroxidized एनहाइड्राइज एंजाइम इज, क्या पूछ रहा है? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, इसका मतलब सिलेनियम एंजाइम में कितना है ना? बस ये मैं बता रहा था। क्यों? क्योंकि अब आप फार्मूला लगाओगे तो फार्मूला कैसे लगेगा, किसका परसेंटेज दिया है? सिलेनियम का। तो भाई मैंने कहा कि परसेंटेज ऑफ सिलेनियम इक्वल टू टोटल मास ऑफ सिलेनियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम। अब भाई देख के तो आप बता नहीं ला पाओगे कि एंजाइम में मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इनटू 100, है कि नहीं? अब जरा देखो, सिलेनियम एक है या दो है, टोटल वेट ऑफ सिलेनियम रखना है ना। अब सिलेनियम कितने हैं, जैसे वाटर होता है तो वाटर में आप जान जाते हो 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि फार्मूला तुम्हें पता होता है। तो अब उसने बता दिया है कितने एटम है इस क्लू के साथ, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि सिलेनियम एक है। तो भाई एक सिलेनियम का मास, सिलेनियम का मॉलिक्यूलर वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम निकालना है, इनटू 100। परसेंटेज कितना दिया है? मॉलिक्यूलर वेट, कट्टम काट खेल लो। आंसर आ गया। ठीक है? ऐसे ही फार्मूला सेट करना है। देखो अब फिर चलते हैं। हाँ रुक जाता हूँ, और पीवाईक्यू करा रहा हूँ।
तो ये भी तुम्हें पता चल जाएगा एग्जाम में आता क्या है। इस संडे आप लोगों का कोई टेस्ट है? हाँ हाँ, तो मेरी लगवा लो, बोल दो आप उनको। बोल दिया है? किसको बोलना होता है? हाँ, परसों? हाँ, तो टेस्ट का इससे क्या लेना देना? अच्छा, सारी सारी पढ़ाई यही डेढ़, हाँ देखो ये तो मैं भूल ही गया था। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप अलग अलग प्रजाति में पाए जाते हो तो वहां पर ग्रह नक्षत्र ऊपर तारा सब कुछ होता है। तो भाई को बताया गया है कि जो वो क्लास खाली है ना, उसमें जब तुम पढ़ोगे तो नीट में सेलेक्ट होगे। वो 2.5 घंटा या 1.5 घंटे की जो क्लास होती है वही सिलेक्शन वाली क्लास है, उसी जगह पे सेलेक्ट होना है। अब उस समय मान लो मैंने क्लास ले ली तो भाई पढ़ाई नहीं कर पाएगा, फिर सिलेक्शन रुक जाएगा। बाकी जो 23 घंटे हैं या 365 दिन इंटू 24 है वो सब बर्बाद है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से है ना। हाँ, अभी वो कोई गया था लड्डू लेके आया था, इस बैच का पता नहीं किस, इसी बैच का होगा। हाँ, किसी बच्चे का बर्थडे था ना इसी बैच में। अरे जो सुना है वो देखो, तुम तुम लोगों के चक्कर में जो है ना मार खा रहा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से वहां थोड़ी जा सकता हूँ दिल्ली यार। अभी आया हूँ, अब पता चला मैं 2 दिन 3 दिन के लिए चला गया, तुम लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो वैसे है तो, मगर जरूरत नहीं, बहुत दिन हो गए ना, तो बहुत स्ट्रांग वाला पैचअप है। तो अब उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, तो लड़ाई वाला कोई इंतजाम नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, इंपॉर्टेंट देखनी पड़ती है। अभी भी आपकी क्लास यदि नहीं होंगी ना तो बहुत दिक्कत की बात है। सिलेबस भी कराना है, हम तो देखो करा देंगे, हम इतना धीरे पढ़ा रहे हैं तब भी कर हो जाएगा मस्त। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना, तो बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। यदि बच्चों को आप सही डायरेक्शन में चीज दे रहे हो तो कभी दिक्कत नहीं आती। कोई चीजें टफ होती है मगर यार 100 में 2 चीजें टफ होती है, 100 में 50 चीजें थोड़ी टफ होती है। बस डायरेक्शन सही हो, आराम से आपको बच्चों को बता दो। हाँ, वो मक्कार होंगे तो उस दिन तक याद नहीं रहेगा, मगर उस समय आपकी बात जरूर समझ जाएंगे। वो तो फिर उनकी क्वालिटी होती है कि बहुत रिवीजन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उस दिन तक ये सारी बातें याद रखते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं, मगर अभी समझ जाते हैं। तो ये जो आप हमें फुंदरू सुना रहे हो कि वो 2.5 घंटे हम पढ़ेंगे तो नीट में सिलेक्शन पा जाएंगे, ये घर वालों के लिए ठीक है, मगर हमें ना बताओ भाई। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि हम उन सीटों पे बहुत कर्रे तरीके से बैठे हुए हैं, हम भी वहां बैठे हैं, फिर वहां से बैठते बैठते यहाँ तक आए। तो क्लास की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तुम्हारे पास टेस्ट का शेड्यूल था, तुम 4-6 साल के एक्सपीरियंस भी हो, तुम भैया अपनी प्रिपरेशन पहले से रखो ना। अपनी प्रिपरेशन पहले से रखो। ये 1.5 घंटे के लिए, अब मान लो तरुण सर होते तो वो क्लास ले रहे होते, तब भाई की प्रिपरेशन ना रुकती। हाँ, वही बात है। तो ये जो घटनाएं हैं इनको संभाल के रखिए आप। चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब यही देखना, अभी तारा नक्षत्र नंडल और ये सब, ये मंदिर अंदिर फिर आएंगे कब? जब रिजल्ट आएगा। ओ, वो जो क्लास, सॉरी, यदि उस समय सिलेबस ना फरवरी की 1 तारीख को खत्म हो जाता तो मैं सिलेक्ट हो जाता। अरे वो जो वो हुआ था ना, क्या चाचा की शादी न पड़ती ना तो मैं सिलेक्ट हो जाता। उन्हीं के टाइम तो मेरे नक्षत्र खुलने थे, ज्ञान चस्सू खुलने थे, उसी समय सब एब्जॉर्ब होना था, और उस समय शादी हो गई यार। तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। हाँ हाँ, मान लो दिसंबर में ना आके जनवरी में आते तो जरूर हो जाता। तो यार देखो, बहाने तो हर चीज के है भाई। बहाना मेरे पास भी है कि यार मार खाने वाला टाइम है, मुझे जाना चाहिए, नहीं तो लड़ाई भी हो सकती है। तो मैं निकल सकता था कि हाँ भाई कल की फ्लाइट पकड़ी, अपना निकल गए, 2-3 दिन बाद आ रहे हैं।
तो बहाने हर चीज के हैं और ये जायज भी है, लगभग तो जायज है, मगर प्रॉब्लम ये कि हमारी प्योरिटी पे क्या है। देखो वो तो क्या है कि मैं एक चीज मान के चलता हूँ कि देखो आपके पास यदि पैसे है, पावर है, तो डेली आपका जन्मदिन है, डेली आपकी खुशियां हैं, डेली दिवाली है, डेली ईद है, और नहीं है तो यार ईद वाले भी दिन हम परेशान रहेंगे, दिवाली वाले दिन भी हम परेशान रहेंगे। तो इसलिए आप फोकस मेन पॉइंट पे करो। आज आप दिवाली मनवा लो, कौन रोकने वाला है? यदि आप अपने घर में झालर लगवा दो, ठीक है, और सब कर लो, कौन रोकेगा? भाई घर तुम्हारा है, तुम डेली दिवाली मनाओ, डेली ईद मनाओ, कौन रोक रहा है? प्रॉब्लम ये है कि आप एक बार कैरियर तो बना लो, एक बार पैसे तो कमा लो, फिर यार आप सब कुछ कर सकते हो। इसलिए अपने टाइम को सही जगह पे यूज करो। तो हम अपना टाइम सही जगह यूज कर रहे हैं, एंजॉय करना हम कर ही लेंगे यार, जाएंगे कहाँ? जिस दिन 3 दिन की छुट्टी मिलेगी उसी दिन एनिवर्सरी हो जाएगी हमारी, उसमें क्या है? और क्या वो डेट को कोई फर्क पड़ता है क्या? वो तो अपने ऊपर है, उसी दिन मान लेंगे। मगर आज का टाइम बहुत क्रूसियल है, क्योंकि आज हम 3 दिन मारेंगे छुट्टी, तो यार ये जो बच्चे बैठे हैं इनका भविष्य थोड़ा खतरे में आएगा, क्योंकि बच्चों को टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, उनको सोचने के लिए, उनको पढ़ाई करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, सबके लिए टाइम लगता है। चलो अब इस क्वेश्चन को करो। अब जरा देखो, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन, किसका वेट दिया है? आयरन। परसेंटेज किसका दिया है? आयरन। इसका मतलब ऊपर आयरन है ना। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेट, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, ये नीचे आएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन। द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, कितने एटम है वो पूछ रहा है। अब हीमोग्लोबिन का फार्मूला ना आपको पता है ना हमको पता है। अब मिनिमम की बात भी नहीं कर रहा है, कहीं मिनिमम लिख रहा है, तो इसका मतलब एक नहीं है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 20 50 कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो अब करना क्या है, मैंने क्या पढ़ाया, कुछ भी पूछा जाए। अब देखो दोनों में डिफरेंस, उसमें मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा था, इसमें नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, मगर हमारे कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं। जिसका परसेंटेज पूछा गया उसको ऊपर फेंका, नीचे मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, परसेंटेज आयरन का। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब आयरन के कितने एटम है, अब मैंने कहा ना फार्मूला सेट करना, बस यहां पे ही दिमाग लगाना है। आयरन के कितने एटम है, अपनी तरफ से एक्स मान लो, तो एक आयरन का मास होता है 56, तो एक्स का कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट दिया है इनटू 100। अब कट्टम काट खेल लो, एक्स की वैल्यू जो है 3.98 आएगी, अप्रोक्सीमेट 4। क्यों? क्योंकि एटम के नंबर होल नंबर में होंगे, है कि नहीं। तो बस टिक कर लिया, फार्मूला देखो वही लगाया, मगर इस बार पूछी अलग चीज थी। अब जरा देखो, अब कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराता हूं, मैं डिजाइन करता हूं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन ऑक्साइड C3OX इज इतना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो आपको बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ये अपना अलग क्वेश्चन है, मगर हम क्या करेंगे, परसेंटेज दिया है वही चिपकाएंगे। मक्कार टाइप के लोग हैं, 10 क्यों करेंगे। अब हमारा काम वही है, परसेंटेज किसका दिया, परसेंटेज ऑफ, तो भाई ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया आपने, ऑक्सीजन का मास ऊपर रखो, एक एटम का मास 16, एक्स एटम का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, कार्बन है 3, तो बारते ही ऑक्सीजन है 1, 16x, तो ये हुआ मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है, मॉलिक्यूलर वेट नीचे डाल दिया ऐसे। अब इंटू क्या करोगे, 100। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू देखो भाई कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो C3O2, ये आ गया हमारा फार्मूला। चेक करो कहां आ रहा है, ये आ रही है 2। अब वो हो सकता है वैल्यू ऑफ एक्स पूछता, हो सकता है फार्मूला पूछता, फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ कार्बन ऑक्साइड। जैसे मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू पूछ ली, वो फार्मूला भी पूछ सकता था। तो देखो क्वेश्चन वही है, सेटिंग भी वही की है, वही फार्मूला लगाया है, अलग अलग किया कुछ नहीं। हाँ,
अब इसको सेट करना आपका काम होगा कि इसको करें कैसे सेट। कैलकुलेशन बेटा आप हाथ से करोगे तो ये तो सीखना पड़ेगा आपको, है ना। कैलकुलेशन देखो फास्ट करने के दो चार तरीके हैं। पहले आप पहाड़े आड़े टिप्स पे रखो अपने और क्वेश्चन को खुद करो। आज हो सकता है टफ लगे, 2 दिन टफ लगेगा, 10 दिन टफ लगेगा, 15 दिन टफ लगेगा, फिर हाँ एग्जाम तक सही हो जाएगा। देखा कितना समझदार लड़का है ये। हाँ हाँ क्या कह रहे हो, ये अर्जुना का स्लाइड। हाँ देखो यार, ये जो है जेई अर्जुना का स्लाइड, उसमें तो मैं सिर्फ ड्रॉपर ड्रॉपर पढ़ाता था। यकीन यकीन यकीन। हाँ वो ये सिंबल जो है ना, तो ये अर्जुना का है, मगर ये जेई अर्जुना का है। तो क्या हुआ, गलत थोड़ी ना यार। चलो अच्छा, अब जरा देखो यार, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट समझ गए, कैसे करोगे समझ गए। अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अभी भी हम लोगों से हजारों बच्चे मिलते हैं और बताते हैं कि सर वही पुराने लेक्चर पढ़ रहे हैं। हमने कहा यार पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेक्चर तो वही है, सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ मगर अब सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत सारा कट गया है, नए तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे जो 2-3 साल पहले लेक्चर थे उसमें असर्शन रीजन, मैचिंग और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, कम आते थे। पिछले 2-3 साल से जो पेपर आ रहा है उसमें कम से कम, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाने में कैलकुलेट किया था, बोल के कैलकुलेट कराया था, तो 17 से 25% तक का पेपर इसी से आता है, केमिस्ट्री फिजिक्स जूलॉजी बॉटनी मिला के। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बच्चे को ज्यादा करनी चाहिए। अब मैंने एक सीरीज में कराई भी है, स्मार्ट सीरीज होगी, देखना यूट्यूब पे पड़ी है, स्मार्ट करके था, मुझे याद अब पूरी सीरीज का नाम नहीं आया। हाँ पीडीएफ है तो दी तो होगी उसमें मैंने, तो पीडीएफ तो दे रखी है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो स्मार्ट सीरीज की। जब उस पे जाओगे ना टेलीग्राम पे, तो डाली गई होगी स्मार्ट सीरीज, उसमें हमने सिर्फ यही क्वेश्चन कराए हैं। असर्शन रीजन आपको भी कराएंगे, ऐसा नहीं, ये तो अभी पढ़ा दे, पढ़ाने के बाद बहुत सारे रिवीजन वाली चीजें भी कराएंगे टेलीग्राम पे या कहीं ना कहीं, या यूट्यूब पे बताते जाएंगे आपको कि ये चीज यहाँ से देख लो, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। अब बढ़ गई है तो यार हमें बच्चे को कराना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा सीखे कैसे। तो चलो पहले पढ़ लो, अब टाइम ना बर्बाद कराओ मेरा। अब हेडिंग डालो, इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है। अब देखो इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है। अब देखो इंपीरिकल फार्मूला क्या है, गौर समझिएगा, गौर से देखो बच्चों, इंपीरिकल फार्मूला क्या है। देखिए मिनिमम, मिनिमम सिंपल, मिनिमम सिंपल मोलर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम इन मॉलिक्यूल, मिनिमम सिंपल मोलर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम इन मॉलिक्यूल। क्या मतलब होता है मैं सिखाता हूं। देखो इंपीरिकल फार्मूला बहुत सिंपल चीज है, वो बुक में ना जाना, वो टेबल एबल खींच के इतना बड़ा कर देते हैं, वो फर्जी टाइप की, है ना। बहुत सिंपल हो, इतना रद्दी होता है, तुम कहोगे अच्छा यार ये था क्या। जस्ट समझना, एटम के मोल के रेशियो को इंपीरिकल फार्मूला कहते हैं। एटम के मोल के रेशियो को, मतलब एटम के मोल निकाले और उनका रेशियो बना दिया, एटम के मोल निकाले और रेशियो बना दिया, बस वही इंपीरिकल फार्मूला। एटम के मोल के रेशियो को इंपीरिकल फार्मूला कहते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, जिसका वो इंपीरिकल फार्मूला पूछ रहा है उसमें जो जो एटम है उनके मोल लिखो और मोल का रेशियो बना दो, बस जो आया वही इंपीरिकल फार्मूला है। क्या, एटम के मोल के रेशियो को इंपीरिकल फार्मूला कहते हैं, और वही लिखा है। अब जरा देखो,
एटम के मोल का जब रेशियो बनाओगे तो रेशियो कैसा होना चाहिए, रेशियो कोई पॉइंटों में भी बना सकता है, तो वही चीज लिखी है, ये लिखी क्या है, मिनिमम। मिनिमम का मतलब हुआ रेशियो सबसे छोटा हो, उससे छोटा रेशियो पॉसिबल ना हो, जो रेशियो होना चाहिए वो सबसे छोटा होना चाहिए। सिंपल का मतलब वो होल नंबर में होना चाहिए, 2:3, 1:3, ऐसा ऐसा ना हो 4:6, ये मिनिमम नहीं है क्योंकि अभी 2 से डिवाइड हो सकता है, या ऐसा ना हो 1.33:1.47, होल नंबर में। तो मिनिमम होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोलर मतलब मोल का रेशियो, किसके मोल का रेशियो, एटम के मोल का रेशियो। तो एटम के बस मोल निकालने हैं, उनका रेशियो बना देना है, उसी को क्या बोलते हैं, इंपीरिकल फार्मूला। बात समझ पा रहे हो, एटम के मोल निकालने हैं और उसका रेशियो बना देना है, उसी को क्या बोलते हैं, इंपीरिकल फार्मूला बोलते हैं, और कुछ नहीं करना। अब मोल कैसे निकालेंगे, तो यार मोल निकालने के देखो कितने तरीके, मास परसेंटेज मिल जाएगा तो एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना, मास मिल जाएगा, मास मिल जाएगा, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना, नंबर मिल जाएगा, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना। हमें मोल बनाना है, अब वो किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन देगा वो तो उसकी मर्जी है। जैसे ही उसने इंफॉर्मेशन दी मैंने मोल बना दिया, और मोल बन गया रेशियो बना दिया, बस आ गया, बस आ गया। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, बात समझ पाए, जो डिफिनीशन है वही कॉन्सेप्ट है और वही फार्मूला है। हमें मोल का रेशियो बनाना है, हमें मोल का रेशियो बनाना है बस, और मोल का रेशियो बनाओगे जो आएगा वही इंपीरिकल फार्मूला होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए सब लोग, क्लियर है। अब वो फार्मूला कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, मतलब होल नंबर में हो और सबसे छोटा रेशियो, बस इतनी दो कंडीशन और है। अब हम इसको करके दिखाते हैं कि इस पर क्वेश्चन आएगा कैसे, अपने को करना कैसे। जैसे ये देखो क्वेश्चन, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which have 69.9% iron and 30.1% ऑक्सीजन बाई मास। अब देखो आयरन ऑक्साइड है तो इसका मतलब आयरन होगा ऑक्सीजन होगा, तो हमें बस इन दोनों एटम के मोल का रेशियो निकाल देना है, हमें इन दोनों एटम के मोल का रेशियो निकाल देना है, क्योंकि इंपीरिकल फार्मूला किसका पूछ रहा है, आयरन ऑक्साइड का। तो आयरन ऑक्साइड में कौन कौन एटम है, आयरन और ऑक्सीजन, तो बस इनके मोल का रेशियो निकाल दो। अब देखो मोल का रेशियो निकालते हैं, ऑक्सीजन सॉरी आयरन क्या है, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मोल बन गया, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मोल बन गया। अब इसका मोल बनाओ, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, अब डिवाइड करो, तो जब आपने डिवाइड किया तो ये आया, इसको डिवाइड किया तो ये आया, एक बार देखना यही आ रहा है, 7.5 आ रहा है, देख लो, मैं तो ऐसे ही तुक्के मार रहा हूं बैठ के, इसलिए कह रहा हूं देख के बताओ, हथियार निकालना पड़ेगा मुझे, तुम लोग 1.88, ठीक है। अब देखो ये रेशियो आ गया किसका, मोल का, चेक करो, आयरन ऑक्साइड में कौन कौन, आयरन और ऑक्सीजन, उनके मोल बनाए, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय, ये मोल आ गया। अब ये मोल का रेशियो आया, क्या ये होल नंबर में है, नहीं, बनाना पड़ेगा, क्योंकि रूल है मोल का रेशियो होना चाहिए मगर वो होल नंबर में होना चाहिए, ये पॉइंटों में है। अब होल नंबर कैसे बनाया जाता है बताता हूं, जो सबसे छोटा हो उससे डिवाइड कर दो, उससे क्या होगा, कम से कम एक होल नंबर में आ जाएगा, 1.25 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, अभी भी होल नंबर नहीं बना है, पहले से मगर अच्छा हो गया है ना, बढ़िया लग रहा है। अब क्या करोगे, अब एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे ये होल नंबर हो जाए,
तो 2 से कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें उसको लिस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम भी चाहिए। तो आप 10 से भी कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। तो मैंने 2 से कर दिया, तो ये आ गया 2:3। अब देखो, ये मोल का रेशियो है, हाँ, होल नंबर है, हाँ, मिनिमम है, हाँ। 2:3 से कोई छोटा रेशियो बन सकता है क्या? नहीं। तो बस ये इंपीरिकल फार्मूला है। एफ ई कितना है? 2। ओ कितना है? 3। ऐसा कहीं है? तो करना ही नहीं है कुछ यार, बस मोल का रेशियो बना देना है। अब हमें फंसाएगा कहाँ का? जैसे यहाँ फंसाया, उसने क्या किया, डिजिट ऐसी डाली है कि रेशियो इतनी जल्दी बन ना पाए, होल नंबर में ना बन पाए। तो होल नंबर बनाने के लिए क्या करो, जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दो, तो एक तो अपने आप होल नंबर चला जाएगा। और फिर हमें साफ दिखने लगेगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि सबके सब होल नंबर हो जाए। मल्टीप्लाई कर दिया, होल नंबर हो गया। क्लियर है? सही है? कर लोगे? अब तुम जिद कर रहे हो तो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हाँ, 1.25, हाँ, दोनों तरफ डिवाइड किया। जिसका भी डिवाइड करोगे पूरे में करोगे, जितने भी सारे हैं, है ना, इसमें भी डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड किया। जो छोटा होगा उसको डिवाइड करने से एक होल नंबर बन जाता है। आप 1.88 से डिवाइड करोगे तो ये होल नंबर बन जाएगा, मगर ये पॉइंट में आएगा, लेस देन 1 आएगा, है ना। और यदि ग्रेटर देन 1 आता है तो ये जो नंबर होता है वो जल्दी से मिल जाता है। बस ये है, कर कुछ भी सकते हो, होल नंबर बनाना है चाहे जैसे बना लो, जो भी मतलब जिसको अच्छा लगे, मगर हाँ, राउंड अप करना है। इससे क्या है, थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर में मल्टीप्लायर इजिली हो पाता है, पॉइंट में मल्टीप्लायर करना थोड़ा टफ है। बस ये है, और कुछ नहीं है, करना होल नंबर ही है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अब हर जगह मर्जी नहीं चल पाएगी ना, राउंड अप कर दोगे तो मालिक्यूल का नेचर चेंज हो जाएगा, तो राउंड अप नहीं कर सकते। 69, हाँ, उसको इतना राउंड अप कर सकते हो, इधर राउंड अप पॉसिबल है, इधर राउंड अप पॉसिबल है। हाँ, मुझे लगा कि ये कह रहा है 1.25 को 1 कर दें या ऐसा कुछ, तो इतना नहीं करेंगे। नहीं नहीं, पूछो पूछो, मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ इसका और तुम्हारे क्वेश्चन का रिलेशन किस जगह बनेगा जाके, क्या पूछना चाहते हो बता। इतना ही क्यों है एक्चुअल में? नहीं कोई बात नहीं, आया है क्वेश्चन में बता दो। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखो होता क्या है कि ये एक्सपेरिमेंटल काउंट किया गया है, ऐसा थोड़ी होगा, एटम तो दिखता नहीं है, तो ऐसे पैसे की तरह काउंट कर लिए 1 2 3, ऐसे तो काउंट होगा नहीं, है ना। तो एक एक्सपेरिमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, उससे काउंट करके निकाला गया ये। अब जब आप काउंट कर रहे हो तो बार बार उस वैल्यू पे बार बार उतना ही नंबर आ रहा है, तो हमें उतना नंबर बोलना पड़ रहा है, हमें उतना नंबर बोलना पड़ रहा है। यदि ऐसा ना हो तो हम ना बोले, उसी को फिर बेस बना दिया गया है ना। तो वो एक्सपेरिमेंटल काउंट है, एक्सपेरिमेंट से काउंट है। जैसे आप लोग देखते हो मुल्कन इलेक्ट्रॉन मेथड से इलेक्ट्रॉन का चार्ज काउंट किया गया है कि यार, हाँ, ऑयल ड्रॉप मेथड से, कि यार जो हमारा चार्ज है, जो भी चार्ज आ रहा है इसके मल्टीपल में आ रहा है, इसका मतलब ये सबसे छोटा चार्ज है, बाकी सब इसके एक्मुलेशन है, मतलब जुड़ जुड़ के आ रहे होंगे। तो उसी तरह से नंबर काउंट करने का भी एक्सपेरिमेंटल मेथड है, मगर उन सब चीजों की यूज नहीं होती है, तो हम लोग कहानी में घुसते नहीं है। हम लोग सही जगह पे घुसते हैं कि हाँ भाई हमें पेपर में क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन को आप सब लोग करो, काम वही करना है। क्या बनाओगे? एटम के मोल का रेशियो। कैसे बनेगा? मास परसेंटेज दिया है, एटॉमिक मास से डिवाइड करो, निकालो जल्दी से इसका आंसर सब लोग। हाँ बेटे, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, वो समझ गया, अभी मुझे याद आ गया जो तुम कह रहे हो। ऑप्शन गड़बड़ आ रहे होंगे ना, 1 मिनट ऑप्शन सही कर देता हूँ।
ये वाला हाइड्रोजन N है, ये देखो, क्लियर। चलो बताइए, अब देखो अपने को वही काम करना है, कोई अलग काम नहीं करना है। मैंने क्या लिखा, कौन कौन सा आइटम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 4 आइटम है। अ कंपाउंड कंटेन्स 32.4% कार्बन, 5.4% हाइड्रोजन, 43.2% ऑक्सीजन एंड 19% हाइड्रोजन बाई मास। इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में इतने एटम है, बस इनके मोल का रेशियो निकाल दो। कैसे निकालोगे, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मोल बन गया। इसका क्या है, इसका क्या है, इसका कितना है, ठीक है। अब आप जरा डिवाइड करो, तो जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2. अब हमें होल नंबर बनाना है, तो सबसे छोटा कौन है, डिवाइड मारो सब में, तो कार्बन कितने आ गए, 2, हाइड्रोजन कितने आ गए, 4, नाइट्रोजन कितने आ गए, नाइट्रोजन ये है 1, अच्छा, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन ऐसा कौन सा है, हाँ, तो बस ये आंसर होगा, क्लियर। अब इसको बी सी जो भी नाम है, बात समझ पाए, कोई दिक्कत किसी को, समझ पा रहे हो, हाँ भाई पीछे क्लियर चल रहा है देखो कितना आसान होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा देखो बच्चों, डरना नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। अब इंपीरिकल फार्मूला आपने पढ़ लिया, आपका मन कर रहा होगा कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पढ़ेंगे, तो चलो उसको भी पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, गौर से समझिएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको कहते हैं, एक्चुअल या रियल, एक्चुअल या रियल, सिंपल, मोलर, रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम इन ए मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ, आप पिछली डिफिनीशन और इस डिफिनीशन में देखो सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, बाकी पहला वाला उसके बाद सारे सेम लिखे, उसमें रेशियो मिनिमम था, इसमें रेशियो एक्चुअल है, जिस फॉर्म में वो नेचर में पाया जाता है वो रेशियो लिखना है, वो रेशियो लिखना है जिस रेशियो में वो नेचर में पाया जाता है। वो रेशियो मिनिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मिनिमम टर्म क्या है, सिंपल होगा मतलब होल नंबर होगा, मोल का रेशियो होगा, मगर वो एक्चुअल होगा, रियल होगा, मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में पाया जाता है। वो मिनिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कोई कंपल्सन नहीं है, पहले कंपल्सन था मिनिमम होना ही चाहिए, अब ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ भी हो। इस बात को समझ पा रहे हो,
तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में जो मोल का रेशियो होता है वो रियल होता है। रियल का मतलब जिस रेशियो में वो नेचर में पाया जाता है। अब किस रेशियो में नेचर में पाया जाता है तो जरा गौर से समझिए, किस रेशियो में नेचर में पाया जाता है। जैसे ये देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ग्लूकोज नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है। अब देखो ये जो मोल का रेशियो ये मिनिमम नहीं है, ये रियल है ये भी मोल का रेशियो 6 12 6, मगर ये क्या मिनिमम है? नहीं। मिनिमम बनाओ। अब जैसे ही मिनिमम कर दिया वो क्या हो गया? इंपिरिकल फार्मूला हो गया। मोल का रेशियो ये भी, मोल का रेशियो ये भी, ठीक है। डिफरेंस क्या है? ये रियल है, ये मिनिमम है। और मिनिमम वाले को इंपिरिकल फार्मूला कहते हैं, रियल वाले को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। अच्छा, बच्चों ने जिद की नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बच्चों ने कहा एक आधा और एग्जाम्पल दो। मैंने कहा लो। अब ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्यों? क्योंकि रियल रेशियो है, बेंजीन C6H6 में मिलता है। अब इसका मिनिमम क्या होगा? और मिनिमम कर दिया तो इंपिरिकल हो गया है। अच्छा अब बताओ, सुक्रोज। अब ये रेशियो देखो, ये रियल रेशियो है। सुक्रोज का फार्मूला यही पढ़ते हो, ये रियल रेशियो है और यही मिनिमम है। किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये एक्चुअल भी है और मिनिमम भी है। तो ऐसा नहीं है कि जो रियल होगा वो मिनिमम नहीं हो सकता है, वो मिनिमम भी हो सकता है। हजारों केस ऐसे हैं। H2SO4 वाटर, H2SO4 का फार्मूला यही होता है और यही मिनिमम भी है। चेक करो, किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं है। तो पहले दोनों में डिफरेंसेस समझ में आए। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? रियल मोल का रेशियो है। रियल का मतलब जिस रेशियो में वो नेचर में पाया जाता है। क्लियर? ठीक है। और ये क्या है? ये मिनिमम मोलर रेशियो है। पाया जाता है नहीं पाया जाता इससे मतलब नहीं है, बस मोल का रेशियो मिनिमम होना चाहिए। सही है। अच्छा अब एक और बात बताओ यार, यदि मैं इंपिरिकल फार्मूले में 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई करो मिल जाएगा। इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मिल जाएगा। इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मिल जाएगा। इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा। इसका मतलब इंपिरिकल फार्मूले में हा? अच्छा यहां देखो, अब इससे छोटा रेशियो हो सकता है? 1:2:1, इससे छोटा पॉसिबल है? अच्छा अच्छा ये बात करो, यदि वो किसी नंबर से कट जाए इसका मतलब वो मिनिमम नहीं है। जैसे ये देखो किसी नंबर से कट रहा है, ये नहीं नहीं कोई बात नहीं, पूछो। एक से कटने नहीं, एक को छोड़कर किसी से काटो, है ना। एक से तो सभी डिवाइड होते हैं। हाँ ये वाला, ये पूरे कटने चाहिए ना, है ना। तो सभी किसी नंबर से यदि कट रहे हैं तो काट डालो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पूरे एक साथ, सब एक ही नंबर से कटने चाहिए। अच्छा अच्छा नहीं, इंडिविजुअल नंबर उस नंबर से करना चाहिए। जैसे 2 से ये भी होना चाहिए तो ये भी होना चाहिए तो ये भी होना चाहिए। जिस नंबर से डिवाइड करोगे सब में सेम नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है। ये 2 से कट रहा है, ये सल्फर में 1 है ना, तो 1/2 होल नंबर कहाँ आएगा? 0.5 आएगा। होल नंबर मिलना चाहिए ना। सही है। अच्छा तो इसका मतलब यदि मैं ऐसा लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा नहीं लगेगा कि इंपिरिकल फार्मूला में किसी डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। और वो डिजिट कितनी होनी चाहिए? 1 2 3 सो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है। ना तो ये 0 होगा और ना ये फ्रैक्शनल होगा। क्यों?
क्योंकि दोनों की डिफिनीशन में होल नंबर चाहिए। हाँ, निगेटिव भी नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत सही, क्या बात है। ठीक है, तो ना निगेटिव होगा, ना जीरो होगा, ना फ्रैक्शनल होगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसा होल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो इंपीरिकल फार्मूला मिल जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। कैसे निकल आएगा? इंपीरिकल फार्मूले में हम एक नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। तो बच्चों ने कहा सर वो नंबर कैसे पता लगेगा? ये तो पता चल गया कि इंपीरिकल फार्मूले में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, मगर वो नंबर कैसे पता लगेगा? ये भी तो कहानी है। तो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए एक नोट देता हूं आपको, इस नोट को जरा समझिएगा। देखो, इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले की खास बात है कि यदि हम इंपीरिकल फार्मूले में कोई नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कहीं पर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, यदि कहीं पर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो उसके अंदर इंपीरिकल फार्मूला जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा? देखो, ये क्या बता रहा है? यदि मैं इस चीज को ऐसा कर दूं तो तुम क्या बता रहे हो? तुम कह रहे हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर एन इंपीरिकल फार्मूला है। जैसे 10 डिवाइडेड बाई 2 लिखा है, 5 आया। ओए, ये क्या खेल हो रहा है? 5 आया। तो ये क्या बता रहा है कि 2 जो है 10 के अंदर 5 बार है। ये तो बता रहा है 2 जो है 10 के अंदर 5 बार है। चलो 5 बार ना मानो, ये तो मान लोगे ना कि 2 जो है 10 के अंदर है। तो बस यही बात बता रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर इंपीरिकल फार्मूला प्रेजेंट है। उस मॉलिक्यूलर फार्मूले का जब भी तुम इंपीरिकल फार्मूला बनाओगे तो वही आ जाएगा, वही आएगा। तो अब हमारे पास ये बात आ गई कि यार मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला में एक नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। वो नंबर होल नंबर होगा। ठीक है, देखो जैसे 6 है, सब में 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 का करो, 1 का करो, 1 का करो, ऐसे। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो, इस पर एक क्वेश्चन देता हूं इस पॉइंट पर। ये पॉइंट हल्का पॉइंट नहीं है, इस पर क्वेश्चन बनता है और बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि करें कैसे। देखो, हाँ, नोट करने का टाइम देंगे, बस ये वाला क्वेश्चन करा के थ्योरी एक्सप्लेन कर दें। अब जरा देखो, एक कंपाउंड है ए नाम का, जिसका इंपीरिकल फार्मूला ये है। गौर से देखिए, CH2O। ठीक, क्लियर है? एक कंपाउंड ए है जिसका इंपीरिकल फार्मूला ये। अब मैंने कहा बातें नहीं करो, इधर से आवाज आ रही है। सेलेक्ट, करेक्ट, गौर से देखते जाइए क्या लिखा है, पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड ए, पहला। अब हमें क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। तो मैंने आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन सा हो सकता है। तो मैंने एक ये लिख दिया, एक मैंने ये लिख दिया, एक मैंने ये लिख दिया, एक मैंने ये लिख दिया। यदि वो कह रहा है कि क्या ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकते हैं, तो इन सबका इंपीरिकल फार्मूला वही आएगा क्योंकि उसके अंदर है। तो आप चेक कर लो, इसमें क्या करो, 12 से डिवाइड करो, देखो आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। 6 से डिवाइड करो, आ रहा है, हो सकता है। 3 से डिवाइड करो, हो सकता है, मतलब ऑल। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब ये मैंने फार्मूले के फॉर्म में पूछा है, यही मास के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि इंपीरिकल फार्मूले का मास इतना है, तो बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास, कौन सा मास पॉसिबल है। तो वहां पर भी डिवीजन आएगा।
कि वो मास से डिवाइड करने पर होल नंबर मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि n का फार्मूला क्या है, देखो अब n को थोड़ा और डिफाइन करते हैं। ये लिखा है ना, अब इसको मैं ऐसे लिखूं तो किसी को बुरा थोड़ी लगेगा। देखो, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूले से, इंपीरिकल फार्मूले के मास से मॉलिक्यूलर फार्मूले के मास को डिवाइड करोगे तो हमेशा एक होल नंबर आएगा जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6। और यदि ऐसा आ रहा है तो वो उसका इंपीरिकल फार्मूला है, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये देखो, तो अब हम इस फार्मूले को भी यूज करेंगे। हाँ, इस फार्मूले को भी यूज करेंगे। तो अब आप छाप डालो, फिर कहीं लिखते हैं। वो पेज किधर चला गया? ये, हाँ करते हैं। एक मिनट, यहां तक क्या था ये? ठीक है, इंपीरिकल फार्मूला की डेफिनेशन आपको बताई दी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बताई दी है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू इंपीरिकल फार्मूला। फिर एन इक्वल टू क्या आएगा? मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंपीरिकल फार्मूला। क्लियर है? ठीक है, डिफिनीशन आपको बताई दी है। अब आप लोग उसको छाप लो कहाँ लिख रहे थे, और फिर इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा, वहां वो वाला दिखा दो। चलो ठीक है, इसको छाप डालो। अच्छा, यहाँ ये भी लिख लो, एन की वैल्यू क्या क्या, एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जीरो कभी नहीं होगी, फ्रैक्शनल कभी नहीं होगी। ठीक है, अब छापो, फिर क्वेश्चन देते हैं। बताओ। समझ तो पा रहे हो सब लोग? तुम बेटा 12th में हो क्या? जो कह रहे हो स्कूल में पूछ रहे थे, ड्रॉपर बैच है ना ये की? तुम 12th में हो क्या? तो स्कूल कैसे जाते हो? ऊपर वाले सैम कौन है? मेंटर कौन है? अच्छा, डाउट टीचर। तो डाउट टीचर आपको कहाँ मिलते हैं? अच्छा, ऊपर डाउट बताते हैं। तो फिर डाउट पूछ लेते हो ना सारे वहां, तो बस ठीक है। हाँ, क्या हुआ? एक्चुअल में ऑनलाइन में डाउट टीचर ऐप पे मिलते हैं, तो वही मैं सोच रहा था आप लोगों के डाउट टीचर यहाँ पे हैं। तो फिर क्या यार, जल्दी जल्दी क्वेश्चन किया करो, पूछा करो। हाँ, तो और आराम है, तुम्हें आराम से पूछ सकते हो, मारे हारेंगे नहीं, है ना? बाकी टीचर मार भी सकते हैं तुम्हें कि अच्छा ये भी नहीं आता, आओ जरा तुम्हें ठीक करते हैं। छप गया? हाँ? अच्छा, बड़ी प्रॉब्लम है सबको भाई। कर दे। अब जरा देखो, बच्चे जिद कर रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन तो दो। आवाज नहीं करो भाई, इतने समझदार टाइप के बच्चे दिख रहे हो। नीट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिट्टो एनसीईआरटी से छपा चला गया है। मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया है, एग्जाम्पल में दिया है, और वही एग्जाम्पल का क्वेश्चन 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन है। पढ़ लो। एक कंपाउंड कंटेन्स, हाँ, एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, भाई के पास हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन और कार्बन है, और 71.65% क्लोरीन, क्लोरीन है। तीन एटम है इसका। एक एटम है भाई कार्बन,
एक एटम है हाइड्रोजन, एक एटम है क्लोरीन। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? मोल का रेशियो। मोल बनाओ। कार्बन का मास 2224.27 डिवाइडेड बाई 12। हाइड्रोजन का 4.07 डिवाइडेड बाई 1। क्लोरीन का 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5। अब डिवाइड करो तो ये लगभग 2 आ गया, ये 4 आ गया और ये 2 आ गया। 35 दूना 70 होता है, 0.5 दूना 1, तो छोड़ छोड़ दिया। अब आ गया कार्बन 2। अच्छा, मिनिमम नहीं बनाया, मिनिमम बना लो। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, Cl1, ये बन गया इंपीरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछ रहा है, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यार देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए इंपीरिकल फार्मूले में n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि n कहीं से जुगड़ जाए तो हमारा खेल हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। n निकालने का क्या तरीका है? मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंपीरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास दिया है, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 98.96। इंपीरिकल फार्मूले का मास निकाल लो। इंपीरिकल फार्मूला आपको दिया है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 और 35.5। तो ये 5, 9 और 4, 49.5। तो 49.5, ये 2 आ गया। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, C2H4Cl। ये नीट 2025 का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, 24 यहां से आ गया ना। बता दो। देखो, एक बच्चे ने एक अच्छी बात पूछी है, उसको डाउट है, वो तुम लोगों को भी बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों को ये डाउट हो। बच्चों ने कहा क्या सर आप भी ना यार, कब आपको नॉलेज आएगा, कब आप समझ पाओगे कि ये देखो निकल तो आया है। तो यहाँ पे कहाँ जा रहे हो? नहीं, सिंपलेस्ट भी देखो, 2 4। तो अब प्रॉब्लम ये है, हमें तो सपना नहीं आएगा, क्योंकि इंपीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले का मल्टीपल होता है। तो ये है, ये वाला होगा या ये वाला होगा, हमको कैसे पता चलेगा? ये भी तो आ सकता था यहाँ पे भाई, कोई भी होल नंबर का रेशियो आ सकता था, तो हमको कैसे पता चलेगा यही वाला है ना? इसलिए निकालना पड़ रहा है। ये उस बच्चे का क्वेश्चन था कि सर देखो 2 4 2 आ रहा है और 2 4 2 यहां पर भी आ रहा है, तो आप इतनी मेहनत करके वहां तक क्यों गए? वहीं से आंसर टिक कर लेते। तो बात सही कह रहा है, मगर वो डाउट समझ पाए, क्योंकि इंपीरिकल फार्मूले का मल्टीपल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और वो मल्टीप्लायर 2 है, 4 है, 10 है, 100 है, 200 है, हम में से किसी को नहीं पता है। इस वजह से निकाल के फिर वहां तक जाना पड़ा है ना? बात समझ गए? अच्छा, आप जिद कर रहे हो तो एक धमाकेदार क्वेश्चन, इसको देखो, ध्यान दीजिए। ए वेल्डिंग फ्यूल गैस, a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only, burning a small sample of it in oxygen। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ोगे, ये बता देता हूं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हर बुक में दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में सबसे लास्ट क्वेश्चन यही वाला है, और ये हर बुक में भी मिलेगा, वहीं से कट पेस्ट करके उठा के डाला गया है। और ये क्वेश्चन देखो, पढ़ने से लग रहा है बहुत टफ है, देखो आप, है ना, हम लोग जैसे एक देसी लैंग्वेज लिखते हैं बेकार टाइप की, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, भाई वहां से स्टार्ट करता है, कहां से? एक वेल्डिंग फ्यूल गैस
कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यार यही तो हम भी कह रहे थे, एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, मगर माहौल बना के चलता है वो। ए वेल्डिंग फ्यूल गैस, जैसे थोड़ा डरावना टाइप का लगे, बच्चे जरा सहमे हमें कि हाँ भाई पता नहीं कौन सी गैस की बात कर रहा है, हाइड्रोकार्बन ही तो है हमारा, फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड and 0.69 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट। हाइड्रोकार्बन को बर्न किया है, कार्बन को कभी भी जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन को कभी भी जलाओगे वाटर में कन्वर्ट होगा। तो वही बता रहा है क्या बना है। अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 10.0 लीटर मेजर्ड एट एसटीपी ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी वेट 11.6 ग्राम। इस वेल्डिंग गैस के 10 लीटर का मास 11.6 ग्राम है एसटीपी पर। तो इंपीरिकल फार्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर मास बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। तो देखो देखने में क्वेश्चन टफ है और रियलिटी में भी टफ है, ऐसा नहीं है, मगर तुम बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हो, बस यदि याददाश्त ठीक है तो। हाँ, इसमें मेन प्रॉब्लम यही है, मैंने आपको क्या कहा था, आपको सब समझ में आएगा, जो पढ़ाऊंगा वही पेपर में भी आएगा, मगर कर पाओगे कि नहीं ये तुम्हारी जिम्मेदारी पे होगा, क्योंकि 4 महीने 6 महीने बाद पेपर होगा, और कितनी बातें आप दिमाग में स्टोर करके वहां तक पहुंच पाओगे ये तुम्हारे ऊपर होगा। कितना रिवीजन करते हो, कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, ये सब उन बातों पे आएगा। अब जरा गौर समझो, क्या तुम्हें पढ़ाया गया है कि 1 मोल में मॉलिक्यूलर वेट होता है, 1 मोल में कितना मास, मॉलिक्यूलर मास, कल परसों चिल्लाया है ये बात। 1 मोल में कितना मास, मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल में कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर वॉल्यूम। आप सीएसडी में देखो लिख के दिया है कि 1 मोल में इतना, 1 मोल में इतना, इसलिए इनको बराबर कर रहा हूं, आप चेक करो। 1 मोल में कितना मास, मॉलिक्यूलर मास। हाँ भाई, क्या है, मोबाइल क्या कर रहा है, मोबाइल है, हाँ क्या है, तो पेपर में क्या पढ़ रहे हो, क्या है दिखाओ, तो बिल को पढ़ रहे हो इतनी देर से। मैंने आप सबको बता रखा है कि मुझे ये सब रटा रटाया रखा है, ये क्वेश्चन मैंने जाने कितने बार सॉल्व किया होगा, या कोई नया क्वेश्चन भी आएगा उसको भी मैंने बहुत बार किया होगा, तो मुझे पढ़ाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, ना दिमाग लगाना पड़ता है, मेरा सारा दिमाग सारी नजरें तुम ही सब पे रहती है। थोड़ा बहुत अवॉइड इसलिए मारता हूँ, बच्चे हरकतें तो करेंगे ही, मगर ये भी ध्यान रखना होता है कि भाई लगातार वो ना चल रहा हो कि पता चला मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने सोचा ये ऐसी कौन सी चीजें जो 10-5 मिनट से चली जा रही है, तो मुझे लगा था कि मोबाइल है, मोबाइल देखा जा रहा है, तो मुझे लगा था मोबाइल है कि हाँ भाई मोबाइल अपना देख रहे हैं। जैसे 1-2 बार इस बच्चे ने बात की, मैंने कहा 12 किया तो इसको भगाऊंगा ही मैं कि तुम्हारे पास इतने इंपॉर्टेंट कॉल कौन से आते हैं, इसमें तुम्हें ऐसे मतलब क्या कॉल आते हैं, तुम्हारी शादी तय हो गई है कि तुम्हारा कोई बिजनेस चल रहा है, क्या हो गया, हाँ शादी उनकी तय हुई है, खुश तुम हो रहे हो, ये हो क्या चल रहा है यार ये सब, क्यों, देखो उसकी तय है, उसको याद नहीं है, मगर भाई को एक एक पल याद है क्यों। अच्छा चलो पढ़ाने पे आ जाते हैं। तो सब लोग पढ़ाई के समय पढ़ाई करो। देखो मैं आपको 2-4 चीजें बता दूं, जब भी आप इंसान की कैटेगरी में आओ तो एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो, किसी काम को करो ही नहीं, और यदि करो तो हमेशा इतनी इफिशियंसी से करो कि वो हो जाए। क्यों, क्योंकि आप मेहनत करते जा रहे हो और काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो सारी मेहनत जीरो होने वाली है। या तो करो ही नहीं, और करो तो फिर इतनी इफिशियंसी को करो कि वो हो जाए, नहीं तो क्या है, आप कभी सक्सेस हो ही नहीं पाओगे। सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ इतना करना पड़ता है कि जिस काम को हाथ में लो उसको कर डालो, मतलब उस होना चाहिए। चाहे जूता ही बनाते हो, यदि मस्त जूता बनाते हो ना, तब भी लाइन लगी होगी तुम्हारे आगे, तब भी तुम्हारी लोग रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, तब भी तुम्हारे पास पोस्ट होगी, तब भी तुम्हारे पास पैसा होगा, सब कुछ होगा।
मगर जो भी कुछ कर रहे हो उसमें इतना इफिशियंट होना चाहिए कि हाँ वो कर पाओ। यदि आज ये काम नहीं कर पा रहे हो तो आगे वो भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर काम में तुम्हें लापरवाही है। जहां हेडल तक पहुंचे, जहां उसने मतलब एक लेवल पर पहुंचे, बैक कर गए, बैक कर गए, बैक कर गए। तो काम को हमेशा एफिशिएंट करो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि यार खेलो नहीं, कूदो नहीं, बातें नहीं करो। अब जब पढ़ाई चल रही है तो सीरियस होके पढ़ लो 10-5 मिनट, क्योंकि पढ़ाने में मुझे ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है, मगर हाँ क्वेश्चन कराने में लगता है। आप देखो थ्योरी तो मैं 2 सेकंड में निपटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसको किस तरह से बतानी है कि एक ही बार में बच्चा समझ जाए। अब क्वेश्चन भी मैं 1 सेकंड में निपटा सकता हूँ, मगर वो क्या है, उसको खुद करना है। मैं तो 1 सेकंड में निपटा दूंगा कि हाँ भाई क्या है, मगर उस बच्चे को समझना भी है, एब्जॉर्ब भी करना है, तो धीरे धीरे। तो आप लोग थोड़ा मेहनत, 5 महीने अपनी पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। मैं उन गलियों से होके आया हूं जिन गलियों में 5 रुपए की भी बहुत बड़ी कीमत रही है, या 1 रुपए की भी बहुत बड़ी कीमत रही है। मुझे ध्यान है, पता नहीं आपके बैच में बोला कि ऊपर बोला था, किसी एक दिन कहीं बोला है, 500 रुपए का एक ट्यूशन पढ़ाने के लिए मुझे 7 किलोमीटर गाड़ी क्या होता है, साइकिल, साइकिल से जाना पड़ता था और 7 किलोमीटर आना पड़ता था। 12th के 2 बच्चे थे उस समय, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ाता था। बस 12th पास हुआ था, सेकेंड ईयर या प्रीवियस ईयर में था। क्योंकि मैं जब 12th पास हुआ तो पहले क्या होता था, आईआईटी टफ होता था। मैं मेडिकल तो कभी करता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे बायो आती नहीं थी। तो मैं 9 से ही मैथ में था, मतलब 10th में ही मैथ मिल जाती है, या तो मैथ लो या बायो लो 10th के बाद। 12th में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम 10th के बाद मैंने मैथ छोड़ दी थी। 12th के बाद आराम से आईआईटी के लिए मैं गया। तो काकादेव कानपुर का बहुत बड़ा जगह है जहाँ पे कोचिंगें बहुत होती है। तो मैं गया। उस समय उसने मेरे से फीस बताई थी 13,800 रुपए पर सब्जेक्ट। 13,800 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस। तो एक सब्जेक्ट की फीस 13,800 रुपए, 3 सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद और पढ़ाई है। तो इतना पैसा मेरे पास उस समय था नहीं। तो मैंने कहा यार छोड़ते हैं, ठीक है। फिर कोचिंग वोचिंग में पैसे देने के लिए मैंने कहा ठीक है ट्यूशन पढ़ा देते हैं। तो मैं एक जाता था 500 रुपए के लिए। सोचो 4-5 किलोमीटर साइकिल चला के जाना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों, 2 लौंडों को पढ़ाना, वापस आना। मगर हाँ शाम को जाता था, 4 बजे 5 बजे की ट्यूशन था, करके आ जाता था। उस 500 मेरा काम हो जाता था। 300 रुपए फीस जाती थी स्कूल कोचिंग की, जो ट्यूशन जैसे पढ़ते हो उसी तरह से 300 रुपए फीस जाती थी, 200 रुपए मेरे पास आ जाते थे। अपना काम चालू हो जाता था, मतलब चल जाता था। तो मुझे पता है कि 1 रुपए की भी कीमत कितनी होती है, 2 रुपए की भी कीमत कितनी होती है। मैंने साइकिल नहीं चलाई होगी तो कम से कम अब 20-22 साल हो गए होंगे। स्कूटी मैंने नहीं चलाई होगी तो उसके भी 10-12 साल हो गए होंगे। मैं जब कानपुर जाता हूँ तभी घर में स्कूटी खड़ी होती है तो चला लेता हूँ, नहीं तो वो भी नहीं चलाई है मैंने। 15 साल हो गए होंगे स्कूटी चलाई नहीं है। नीचे कार से नीचे उतरता ही नहीं हूँ, क्यों उतरूंगा? इतनी मेहनत करके ऊपर आया हूं तो क्या स्कूटी चलाने के लिए फिर से आया हूं? यदि मेरे पास क्षमता है तो मैं क्यों उतरूंगा? मैं तो कार से ही चलूंगा। मैं सब्जी लेने जाऊंगा तो भी कार से जाऊंगा, नहीं तो पैदल जाऊंगा। मैंने स्कूटी रखी ही नहीं है, स्कूटी रखी ही नहीं है। और जबकि मैं जब तक पढ़ता रहा हूं मेरे घर में स्कूटी थी ही नहीं। स्कूटी मतलब किसी भी तरह की बाइक, मेरे घर में किसी तरह की बाइक थी ही नहीं, साइकिल ही थी। पैसे नहीं है, जब पढ़ने के लिए पैसे नहीं है तो बाइक कहां से आएगी यार? मतलब साइकिल ही थी। सबसे अच्छी साइकिल का मतलब साइकिल, और कुछ था ही नहीं। अब मैं चलता नहीं हूं। क्यों नहीं चलता? क्योंकि भाई मैंने ये सब किया कहाँ है, इतनी मेहनत इसीलिए की है ना कि अपने को ऊपर लाने के लिए। अब मैं क्यों साइकिल से चलूं यार? फिर मेरी मेहनत का मजा ही क्या है? मैंने क्या कहा, आप टाइम को एंजॉय करो, जो करोगे वो आपके लिए, मगर आपको पता होना चाहिए कि कब क्या करना है। नहीं तो क्या है, आप पूरी जिंदगी मेहनत करोगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। तो ऐसी मेहनत ना करो, करो तो जान लगा के करो जैसे कुछ निकल के आए। भाई देखो मैं थोड़ा सा खराब राइटिंग भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ये आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, सब समझ जाओगे। है उसके पीछे रीजन क्या है कि हाँ यार थोड़ा साफ लिखो, क्योंकि मेरा एक काम है, जो करो उसमें इफिशियंसी लाओ। इफिशियंसी लाने का मतलब उसको बेस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि उससे आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी।
नहीं मिलेगी तो तुम अपना स्थान जरूर बना लोगे। 5 लोग में हो, 5 सक्सेस लोग हैं तो 5 में से एक तुम जरूर होगे। टॉप नहीं मिलेगा तो 5 सक्सेस है तो 5 में एक तुम जरूर हो। 10 सक्सेस लोग हैं तो 10 में एक तुम जरूर हो। क्यों? तुमने हर काम को बस ये देखा है या तो करना नहीं है, करना है तो अच्छे से करना है, या तो मैं काम करता ही नहीं हूं, मतलब उस काम में हाथ ही नहीं डालता। यदि डाला है तो फिर हम उसमें इफिशियंट होकर काम करेंगे। जैसे मैं नहीं आ रहा था तो नहीं आ रहा था भाई, मेरी क्लासें नहीं लग रही थी तो मैं नहीं आ रहा। यदि मैं आ गया हूं तो अब मेरी क्लास लेट नहीं हो सकती है। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी सोना अच्छा लगता है, मुझे भी घूमना अच्छा लगता है, मुझे भी होता है कि नहीं यार पहले एंजॉय कर लिया जाए। मगर यदि काम मेरे हाथ में आ गया कि नहीं यार बच्चों की क्लास, ये मेरी क्लास है, मुझे पढ़ानी, तो मैं टाइम पे आऊंगा, टाइम पे जाऊंगा, टाइम पे सिलेबस कराऊंगा, सब कुछ टाइम पे कराऊंगा। इसलिए कि काम यदि है तो उस काम को अच्छे से करो। ये आपकी लाइफ में रहेगा तो आप हमेशा सक्सेस होते चले जाओगे। क्योंकि टकराना है ही है, सक्सेस पानी है। 10 बार फेल हो जाएंगे, 11वीं बार तब निकल जाएंगे। हमारी तो आदत है ना मेहनत करना। 10 बार भाई फेल कर दोगे, 12वीं बार फेल कर दो, 50 बार फेल कर दोगे किसी काम में, भाई इस काम में फेल कर दोगे, इस काम को करेंगे, उसमें फेल कर दोगे, अगले जाएंगे। मगर हर काम को हम इफिशियंट तरीके से कर रहे हैं तो कोई ना कोई क्लिक कर ही जाता है, और कोई ना कोई क्लिक कर जाएगा, आप ऊपर आ जाओगे, आपका काम हो गया। तो आप जब पढ़ रहे हो तो पूरी जान लगा के पढ़ो। और मैं तो कह रहा हूँ 5 दिन 5 महीने पूरी जान लगा लो, जितनी लगा सकते हो, देखते हैं क्या हाथ आता है। और पक्का कुछ ना कुछ हाथ आ जाएगा। ऐसा होगा ही नहीं कि मेहनत बर्बाद चली जाए, मगर लेवल दिखाना पड़ेगा आपको मेहनत का, कि बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और बाकी चीजों पे कोई फोकस नहीं रखना है। तो कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा, क्योंकि जो सेलेक्ट होते हैं यार तुम में से ही बच्चे होते हैं, सब तुम्हारे जैसे ही होते हैं। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो हर तरह के बच्चों की कैटेगरी देखी है, सब तुम्हारे जैसे ही होते हैं। हर तरह की कैटेगरी देखी है, सब तुम्हारे जैसे ही है। बस थोड़ा बहुत 5-7% का डिफरेंस होता है। मेन होता है इंटेंट। लास्ट के 5-7 महीनों में इंटेंट कितना है, लास्ट के 5-7 महीनों में मेहनत कितनी की गई है। क्योंकि जितना रिवीजन होगा, तुम खुद रिवीजन करोगे, वही सब तुम्हारा पेपर में नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब लास्ट ही चल रहा है 5 महीने, अब ताकत लगाओ भाई। देखो एक एक बार तो सबका सिलेबस हो गया है, कहीं ना कहीं तो पढ़ के आए हो। इसका मतलब थोड़ी कि उन लोगों ने कोई गलत पढ़ा दिया है, सबने सही पढ़ाया है। बस कुछ कंफ्यूजन है वो हम दूर कर रहे हैं, और जो नहीं पढ़ के आए उनको पढ़ाया तो जा रहा है। वो पढ़े भाई, वो पढ़े, है कि नहीं। मगर इफिशियंट बनने की कोशिश करो, पूरी जान लगाओ, 5 महीने पूरी ताकत झोंको, अपने को थोड़ा डालो। ठीक है, अपने को देखो कि हाँ यार ठीक है, नींद को थोड़ा छोड़ते हैं, नींद को थोड़ा छोड़ते हैं। आप कभी भी मेरी क्लास लगवा लो, टाइम पे नजर आऊंगा। हाँ कोई बड़ा उलट फेर हो जाए तो बात अलग है। और इसीलिए नहीं, मैं मक्कार 1 नंबर का हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं मक्कार 1 नंबर का हूं। मैं क्यों स्कूटी से नहीं चलता है? क्योंकि मेरा मन नहीं करता। अब कौन गर्मी में यार गर्मी खाएगा, नहीं तो यार स्कूटी चलना खराब बात थोड़ी है, मगर नहीं, कौन गर्मी में गर्मी खाएगा। चलो, तो मक्कार में 1 नंबर। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ कुछ, अच्छा, नहीं नहीं, चलो, हम कह रहे हैं गर्ल्स लोग चलाते हैं, तो गर्ल्स बॉयज में डिफरेंस किस बात का है? एक्चुअल में सोच जो है ना, सोच, मान लो बाइक बॉयज चलाते हैं तो इसमें अच्छाई है क्या कोई? नहीं नहीं, नहीं चलाती मान लो। यदि बॉयज बाइक चलाते हैं तो इसमें कौन सी अच्छाई है? कोई अच्छाई है क्या? भाई बाइक चलाते हैं ठीक है। है ही नहीं ना, रखते ही नहीं। वो कानपुर जाता हूँ तो घर में रहती है तो चला जाता हूँ, रखता ही नहीं हूँ मैं, क्यों रखूंगा? रखूंगा, चलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक बात सुनो, देखो आप हमेशा अपने बारे में सोचा करो। लड़कियां क्या चलाती हैं, लड़कियां सेलेक्ट होंगी कि नहीं होंगी, अरे प्रभु कुछ अपनी भी चिंता कर लो, दूसरों की चिंता में लगे पड़े हो। अरे यार तुम अपनी चिंता कर लो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। अब भाई को भाई की चिंता रहती है वैसे। तो
मेरी एडवाइस यही है, मेरी एडवाइस यही है, पूरी ताकत झोंको। आप देखो जाते हो, आप जब भी कहीं जाते हो तुमको लगता है यार ये काम कर लें, कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि या तो पैसे नहीं है इस समय, ठीक है, या टाइम नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो सपने देखे हैं उनको पूरा करो यार। पैसे उड़ाने के लिए होते हैं, मैं कभी नहीं कहता कि पैसे रोकना चाहिए, उड़ाने के लिए, मगर हो तो पहले, उड़ाए तो बाद में ना। तो पहले इकट्ठा करो, उड़ाओ, क्या दिक्कत है? और दुनिया में यदि कोई चीज चल रही है इसका मतलब आपके लिए बनाई गई है, चाहे कुछ भी हो। बट टाइमिंग का है खेल, कि टाइमिंग उसके पकड़ के रखो, कहां पे क्या टाइम पे क्या करना है। तो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ाई को जोर मारते रहो। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हाँ, अब जरा देखो, एक मोल में कितना मास? मालिकुलर मास। एक मोल में कितना वैल्यूम? 22.4 लीटर। इसका मतलब 22.4 लीटर गैस एसटीपी पर कितना मास ऑक्युपाई करेगी? मालिकुलर मास। ये मैंने कल आपको पढ़ा रखा है, कल या परसों जब भी हुआ हो, आपको मैंने पढ़ा रखा है कि एक मोल में जो मास होता है वो मालिकुलर मास इन ग्राम होता है। एक मोल में जो वैल्यूम होता है वो 22.4 लीटर एट एसटीपी होता है। तो इसका मतलब 22.4 लीटर में जो मास होगा वो क्या होगा? मालिकुलर मास इन ग्राम होगा, है कि नहीं? अब देखो खेल खत्म है। उसने कहा है कि 10 लीटर गैस एसटीपी पर इतना वैल्यूम ऑक्युपाई करती है। तो 10 लीटर यदि इतना मास ऑक्युपाई करती है तो 22.4 लीटर गैस कितना ऑक्युपाई करेगी? तो 22.4 लीटर गैस जितना मास ऑक्युपाई करेगी उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे मालिकुलर वेट। क्यों? 22.4 लीटर गैस जितना मास ऑक्युपाई करेगी वो क्या होगा? मालिकुलर वेट ऑफ गैस होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो इसका मतलब इधर ये इस वाली रो से आवाज किस बात की आ रही भाई? इतना क्यों परेशान हो रहे हो? इधर देखो, आप लोग को मैंने अभी सिखाया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जितने चाहोगे उतने मिलेंगे यदि सक्सेस ना हो। यदि सक्सेस हो, नहीं तो आप लाइन लगाए रहो, लाइन पे खड़े रहो। मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे लात पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? भाई भिकारी, निकम्मे, नाकारे, बिना पैसे वाले से कौन फ्रेंडशिप करेगा? चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, क्यों करेगा? रीजन बताओ। क्या? तुम्हारे मन की बात हमें पता है, तुम शांति पकड़ो, ठीक है? तो आप क्या है, आप 10 रुपए के पीछे भाग रहे हो, जबकि मैं तुम्हें लाख रुपए का बात बता रहा हूँ। आप एक के पीछे भाग रहे हो, मैं 100 का बात कर रहा हूँ कि यार 100 चाहिए ना, नहीं मैं, मुझे तो एक ही चाहिए। अरे क्यों एक चाहिए तुम्हें? तो वो अपने कुएं से निकल ही नहीं पा रहे, समुद्र में पहुंचो। तो चलिए, और ये बॉयज के लिए भी है गर्ल्स के लिए भी है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना? समझ गए तुम? तुम्हारे लिए इन सबको समझा रहे हैं कि तुम चलो इधर आप। अच्छा देखो, मालिकुलर वेट आ गया, मालिकुलर वेट आ गया, ये बात सही है। तो यार मालिकुलर वेट यदि 26 आया है तो ये तो गलत हो गए। अब मालिकुलर वेट यदि 26 है तो देख लेते हैं किसका है। अब इसमें काउंट करो, 12 दूनी 24, 4 28। यदि मालिकुलर वेट 26 निकला है तो निकलना भी चाहिए, इसका तो 28 निकल रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। अब देखो इसका 26 निकलेगा, ये भी सही, ये भी सही। और इस मालिक्यूल का इंपिरिकल फार्मूला भी यही आएगा। हमारा क्वेश्चन तो एक ही लाइन में हो गया। उसने जो बैकग्राउंड बनाया है वो सही बनाया है, मतलब क्वेश्चन उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से उसने लिखा है, इतना 3 जाम। मगर मैंने क्या किया, मैंने 2 छोटे कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, वो बिल्कुल छोटे हैं, वो मैंने कई बार बताए हैं कि यार 1 मोल का मास मालिकुलर मास, 1 मोल गैस 22.4 लीटर वैल्यूम ऑक्युपाई करती है एसटीपी पर। जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी मेरी आंखों में चमक आ गई, मैं समझ गया अच्छा बेटा मेरा तो गेम हो गया, मतलब मैं तो सॉल्व कर दूंगा। मगर ये क्यों कर पाया? क्योंकि दोनों पॉइंट मेरे दिमाग में कहीं हैं।
तो मैं कनेक्ट कर ले गया। यदि दोनों पॉइंट दिमाग में नहीं होंगे तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इसी वजह से कॉन्सेप्ट का रिवीजन ज्यादा रखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करो, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन रखोगे, दिमाग में स्टोर होंगी चीजें, तो कर लोगे। बात समझ पाए? बस आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से कर लोगे। अब जरा देखो यार, अब हेडिंग डालो कंसंट्रेशन। हाँ, इस क्वेश्चन को मतलब दूसरी तरीके से करते तो कैसे करते, ये कह रहे हो? हाँ हाँ, ये भी बता देता हूँ। इस बच्चे का क्वेश्चन, उसने कहा सर नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा सर, वो लंबा तरीका बताओ। तो मैंने कहा देखो, इस बच्चे ने कहा सर हम यदि इंपीरिकल फार्मूला निकालें तो कैसे निकालें। अच्छा बताओ, क्या तुमको पढ़ाया है मैंने कि नंबर और मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते? क्या तुमको पढ़ाया है कि नंबर और मास ना तो बढ़ेंगे, मास नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय? इसका मतलब नंबर ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ना तो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है और ना बढ़ता है ना घटता है। तभी तो पूरी रिएक्शन में आप ऐसे बैलेंस करते हो, 4 कार्बन इधर 4 कार्बन इधर, 10 हाइड्रोजन इधर 10 हाइड्रोजन इधर। इसका मतलब क्या है कि एटम ना तो बिगड़ा है ना बना है, तभी तो दोनों तरफ बराबर कर रहे हो। मालिक्यूल के नंबर चेंज होते रहते हैं, एटम के नंबर कहाँ चेंज हो रहा है। तो आप गौर समझना, इसने कहा इंपीरिकल फार्मूला निकालना है, वो भी 1 सेकंड में निकाल देते हैं। हमें जिसका इंपीरिकल फार्मूला निकालना है वो कौन है? हाइड्रोकार्बन। उसमें कौन कौन एटम है? कार्बन और हाइड्रोजन। इंपीरिकल फार्मूला की डिफिनीशन क्या है? मोल का रेशियो, एटम के मोल का रेशियो। मतलब कार्बन के मोल मिल जाए, हाइड्रोजन के मोल मिल जाए, उनका रेशियो बना देंगे, खेल खत्म। क्लियर? देखना आपने सब कुछ तो पढ़ रखा है, सारा कार्बन इसमें है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बना लोगे। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आ गए तो कार्बन के मोल आ जाएंगे। वाटर का मास दिया है, वाटर के मोल बना लोगे, वाटर के मोल आ जाएंगे तो हाइड्रोजन के मोल आ गए, कार्बन के मोल मिल गए, हाइड्रोजन के मोल मिल गए, रेशियो बना लो। इंपीरिकल फार्मूला गया, क्योंकि सारा का सारा कार्बन इसमें कन्वर्ट हुआ है और कार्बन के नंबर तो चेंज नहीं हुए। चाहे यहां से निकालो चाहे गैस से निकालो, आएंगे तो नहीं, क्योंकि आप साफ साफ कहते हो इधर कार्बन 4 उधर 4, तो इसका मतलब नंबर सेम ही रहने। तो मास दिया है, एटम के मोल बनाने हैं, ये तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं। तो मालिकुलर वेट से डिवाइड किया, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आ गए। जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के उतने ही कार्बन के, क्यों? एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन। वाटर के मोल निकाल लिए, जितने मोल वाटर के उससे डबल मोल हाइड्रोजन के, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन। अब उनके मोल का रेशियो बना देना, इंपीरिकल फार्मूला से मैच करा लेना। ठीक है, तो इसको छोड़कर ये दोनों मैच हो जाएंगे, है कि नहीं? अब फिर ये वाला काम होगा, मॉलिक्यूलर वेट आएगा। इंपीरिकल फार्मूला निकालने के बाद मॉलिक्यूलर वेट आएगा और मॉलिक्यूलर वेट फिर ऐसे मैच होगा। उन्होंने क्वेश्चन इस रिदम में बनाया है, वो हम लोगों ने अपना थोड़ा सा दिमाग और चला के इसको शॉर्टकट में 2 मिनट में निकाल दिया है कि यार ऐसे क्यों करो, इतना बड़ा इतना टफ, इसको हम ऐसे भी तो निपटा सकते हैं, है ना? तो फिर हम लोगों ने ऐसे कर लिया। कर लोगे? अच्छा, अब हेडिंग डालो मास परसेंटेज। अब कंसंट्रेशन में एंट्री ले रहे हैं, कंसंट्रेशन पढ़ा रहे हैं। तो अब जरा देखो कंसंट्रेशन में क्या क्या करना है, गौर से समझ लो। अब उस पर चलते हैं। देखो मैं डेली समझाऊंगा आपको, जिस दिन पेपर हो गया उस दिन के बाद समझाऊंगा नहीं, बस यही कहूंगा ठीक है अच्छा है, जो हो गया ठीक है। क्यों? क्योंकि उस दिन के बाद समझाने से कुछ मिलने वाला नहीं। मैं गलत टाइम पे गलत काम करता ही नहीं हूँ। उस दिन के बाद कभी समझाऊंगा नहीं, तुम देख लेना। और पेपर के 20 दिन पहले से भी समझाना बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अब 20 दिन में क्या कर लोगे, अभी बहुत टाइम है हमारे पास करने के लिए। तो अभी तो मैं सब कुछ करूंगा, डांटूंगा मारूंगा डेली कहूंगा कुछ ना कुछ, उसके बाद नहीं कहूंगा। हाँ बेटा, वाटर से हाइड्रोजन का मोल आएगा। अच्छा, अब गौर से सुनिए सब लोग, क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन जो है ना तुम दोगे, और जब तक तुम्हारे अंदर सिलेक्शन की आग नहीं जलेगी तब तक हम चाहे जितना पढ़ा लें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। मगर हाँ, मुझे अपनी भी ईमानदारी देखनी है, कि मुझे ईमानदारी दिखानी है कि भाई मेरा जो काम है मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर दूं, तो वो तो मैं करूंगा। अब देखो ये सोल्यूशन है,
इसमें मैंने डाला सलूट, कितना, W1 ग्राम, और इसमें मैंने डाला सॉल्वेंट W2 ग्राम। तो बच्चों सॉल्यूशन कितना हो गया, W1 प्लस W2 ग्राम। क्लियर है? अच्छा, अब गौर समझना, जब भी कहीं सलूट की इंफॉर्मेशन होगी वो 1 से होगी। जैसे मास ऑफ सलूट 1, मोल ऑफ सलूट 1, वॉल्यूम ऑफ सलूट 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सलूट 1। यदि 1 लगा है तो मतलब वो सलूट का है। और सॉल्वेंट के लिए हम 2 यूज करेंगे, ठीक है ना, W2, N2, V2, Ki2। क्लियर? अच्छा, तो 1 सलूट के लिए, 2 सॉल्वेंट के लिए। अब सलूट और सॉल्वेंट का सम सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब 3 डिफिनीशन में एक साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि तीनों सेम है, वो बस बुकों में उल्टी सीधी जगह पे लिखी है, अलग अलग तरीके से लिखी है। तो आप सभी लोग कहाँ चले गए, ये आप सभी लोग 2 मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं, कहानी बता दूं, फिर आप आराम से नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, आपने पढ़ा है एक हेडिंग, मास परसेंटेज ऑफ सलूट। फिर आपने एक हेडिंग पढ़ी होगी, पार्ट पर मिलियन, PPM। फिर है पार्ट पर बिलियन, PPB। अब देखो तीनों की डिफिनीशन एक साथ देखिए। 100 ग्राम सॉल्यूशन हमने ले लिया है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होता है उसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है उसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। मान लो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 12 ग्राम सॉल्यूट है तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट 12%, है ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है उसे क्या कहते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अब डिफिनीशन में बोलना है, लैंग्वेज में बोलना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व है उसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कह रहे हैं। दिमाग में क्या सेट करना है, 100 ग्राम में जितना सॉल्यूट है वो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है। क्लियर? अच्छा, अब 100 ग्राम की जगह सॉल्यूशन को कर दो 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख ग्राम। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। तो 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है उसे कहते हैं PPM। 10 लाख बोल दो या 1 मिलियन बोल दो। तो 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है वो PPM, मास परसेंटेज, सॉरी, पार्ट पर मिलियन। क्लियर? तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। 1 मिलियन सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है PPM, और 1 बिलियन ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है PPB। सिर्फ सॉल्यूशन का अमाउंट चेंज करना है, तीनों एक ही चीज है। और तीनों में डिफरेंस जरा सा है, क्या? जब सॉल्यूट नेग्लिजिबल होता है तब हम ये वाले यूज करते हैं, PPM और PPB। PPM और PPB तीनों की डिफिनीशन एक जैसी है और बिल्कुल रद्दी टाइप की है। जरा सा आपको बस ध्यान रखना है, 100 ग्राम में जितना सॉल्यूट है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। 1 मिलियन में जितना सॉल्यूट है PPM। 1 बिलियन ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है PPB। बस 1 मिलियन का मतलब 10 की पावर 6, 1 बिलियन का मतलब 10 की पावर 9। तो देखो, और 100 का मतलब 10 की पावर 2। अब ऐसे सेट करो, 10 की पावर 2 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है PPM। 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है PPB। बस इतनी सी बात है यार, 2-3 सेकंड की डिफिनीशन है, ठीक है।
ठीक है, बात समझ गए। अब इसको लैंग्वेज में हम छाप देंगे तो डिफिनीशन बन जाएगी। फिर फार्मूले, तीनों के फार्मूले एक जैसे क्योंकि तीनों की डिफिनीशन एक जैसी है ना। तो पीपीएम, पीपीबी और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट तीनों एक बात बताते हैं कि इतने ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। ठीक है, तो क्या डिफिनीशन आई, देखो इसकी डिफिनेशन क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम या 10 की पावर 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यदि आपके पास भी इसी तरह का कोई टूल हो तो आप भी चला सकते हैं। बात समझ गए। तो ये कितना है, 1 मिलियन, डिफिनीशन तो वही है। ठीक है, 100 ग्राम में जितना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट है उसको नाम देते हैं पीपीएम, और 10 की पावर 9 ग्राम सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट है उसको नाम देते हैं पीपीबी। ठीक, अब फार्मूले भी डिक्टो सेम। अब देखो इसका फार्मूला, जिसका मास परसेंटेज निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसका भी यही फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, इसका भी यही फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9, सेम फार्मूले, बस मल्टीप्लायर चेंज है, क्योंकि वो 100 में निकला है, वो 10 की पावर 6 में निकला है, वो 10 की पावर 9 में निकला है। क्लियर है। अच्छा, अब रिलेशन देख लो, अपने आप रिलेशन दिख रहे होंगे, मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इसको क्या लिख दो, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 2 लिखोगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 की पावर 4, मास परसेंटेज और पीपीएम में रिलेशन। अच्छा, यहाँ पीपीबी, इसको क्या कर सकते हो, 6 इंटू 10 की पावर 3, 6 इंटू 3 6 है तो ये आ गया, पीपीएम इंटू 10 की पावर 3। अच्छा, इस फॉर्म में तो 2 इंटू 7, तो 2 कर दिया तो ये आ गया, मास परसेंटेज इंटू 10 की पावर, रिलेशन आ गए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। देखो क्लास से सिर्फ जाने आने का परमिशन फ्राइडे को सिर्फ उन बच्चों को है जो नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं। अब 5-5 मिनट में आओगे जाओगे तो हम भी यही चालू करेंगे। भाई 2 घंटे तुम नहीं बैठ पा रहे हो, तुम्हें सारी चीजें याद आ रही हैं, लग रही हैं, तो हम भी इंसान की कैटेगरी में ही पाए जाते हैं, कोई अलग तो है नहीं, तो हमें भी तो सब कुछ होगा, तो हम भी जिम जाएंगे यार, उसमें क्या है, पानी पीने, सुसु करने, जो भी करना है मैं भी जाऊंगा। भाई इंसान में मैं भी पाया जाता हूँ ना, कि मैं इंसान नहीं हूँ, उसी प्रजाति में मैं भी हूँ ना। तो बस, तो आप देख लो, फिर मत कहना कि यार सर आप क्वेश्चन लिखते हो चले जाते हो और फिर 10 मिनट बाद आते हो, फिर 20 मिनट पढ़ाते हो फिर चले जाते हो, फिर है, और मैं कोई गलत थोड़ी कर रहा हूँ भाई, जो तुम कर रहे हो वही तो मैं कर रहा हूँ, और दोनों लोग इंसान। प्रॉब्लम यहाँ है, छप गया, समझ पा रहे हो, क्लियर है, सारे बच्चे समझ रहे हैं ना। तो देखो 100 ग्राम में जितना सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, 10 की पावर 6 ग्राम में जितना सॉल्यूट, पीपीएम, 10 की पावर 9 ग्राम सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट। क्लियर। अब तुम जिद करने लगते हो कि क्वेश्चन चाहिए, टाइम हो गया कह रहे हो, ठीक है, कितना बच गया है,
अब क्लास कितने बजे ओवर होती है? 2:30। तो अभी 2:30 ही तो हुआ है। सॉल्यूशन ए, देखो सॉल्यूशन ए का मास परसेंटेज एक्स दिया है, सॉल्यूशन बी का पीपीएम वाई दिया है, सॉल्यूशन सी का पीपीबी जेड दिया है। ठीक, अब आपको बताना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इन ऑल सॉल्यूशन सेम, पहला ऑप्शन। डिफरेंट, दूसरा ऑप्शन। तीसरा कैन नॉट से, हम लोग नकारा निकम्मा है, कह ही नहीं पाएंगे, कुछ बता ही नहीं पाएंगे। तीसरा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। बताओ, जो पढ़ाया है उसको यूज करना है, सभी बच्चों को दिमाग की बत्ती जलानी है आप लोगों को। सौ ग्राम में जितना सलूट, तो 100 ग्राम में कितना सलूट एक्स, और 10 की पावर 6 ग्राम में कितना सलूट वाई, 10 की पावर 9 ग्राम में कितना सलूट जेड। तो एक में एक्स ग्राम है, एक में वाई ग्राम है, एक में जेड ग्राम है, तो इसका मतलब अलग अलग है? अब यदि मान ली 10 10 10 लिख देता तो सब में सेम, ठीक है ना, क्योंकि सलूट का अमाउंट सेम है, सॉल्वेंट का अलग अलग है। यदि मैं 10 10 10 10 लिख दूंगा, क्योंकि जो वैल्यू लिखी है वो सलूट का अमाउंट है कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, वो क्या करते हैं, सेम कर देते। जैसे मैं ये लिख देता, सपोज करो दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, अब बताओ अब क्या है, सब में सलूट सेम है। ये क्या बता रहा है, 100 ग्राम में 10 ग्राम है, ये बता रहा है 10 की पावर 6 में 10 ग्राम है, ये बता रहा है 10 की पावर 9 में 10 ग्राम है। सलूट सेम है, सॉल्वेंट अलग है, सोल्यूशन अलग है, सलूट सेम है कि नहीं। तो देखो, सभी बच्चों को एक बात बोल देता हूँ, भूल चूक सब लोग माफ करें, मगर पढ़ाई करते रहे मस्ती से, ठीक है। और सिलेक्शन देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 4 5 महीने जान झोंकते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मगर ताकत लगाओ, मेहनत करो जितनी कर पाओ, अब बाकी तो फिर क्या है, जो होगा देखा जाएगा।